हेलो बुआ सब, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखो बुआ, क्या है कि हम लोगों का क्या ऊर्जा संसाधन चैप्टर चल रहा था, और आज इसका क्या है कि सबसे लास्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ था, ऊर्जा संसाधन का संरक्षण, जो कि इसका क्या है लास्ट पॉइंट है और बहुत छोटा सा ही है, जो करीब करीब क्या है कि 3 से 4 पॉइंट में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए आज इसको क्या है कि ख़त्म कर दिया जाए, ताकि हम अगले क्लास में नए चैप्टर के साथ फिर से आगे की क्लास को शुरू करें। देखिए, ऊर्जा संसाधन, हम सबको जैसा कि पता है, ऊर्जा संसाधन किसी भी राष्ट्र के लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, बहुत ज़रूरी क्यों होता है, क्योंकि किसी भी देश को चलाने के लिए ऊर्जा बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी क्षेत्र में देखोगे तो वहाँ पर ऊर्जा संसाधन का बहुत व्यापक पैमाने पर क्या है यूज होता है। जैसे आप देखो, किसी भी देश में जो कल कारखाने होते हैं, फैक्ट्रियाँ होती है, गाड़ियाँ होती है, या जितने भी तरह के आप देखते होंगे कि जो हवाई जहाज़ हो या समुद्र में चलने वाले जितने भी जहाज़ होते हैं, इन सब में तेल, पेट्रोलियम, विद्युत, इन सभी चीज़ों का उपयोग होता है। और ये सभी चीज़ें जिनसे बनाई जाती है, वे या तो समाप्य संसाधन है, या क्या है कि कुछ ऐसे संसाधन है जो क्या कुछ समय बाद क्या है कि समाप्त हो जाएंगे। और चूंकि ये समाप्त हो जाएंगे, तो इसलिए इनका संरक्षण क्या है ज़रूरी है, कि इसे किस तरीके से क्या है कि किसी तरीके से बचाया जाए, या फिर क्या है कि इसके उपयोग को कम किया जाए, या उपयोग, चूंकि उपयोग को तो वैसे क्या क्या है कि कम कर नहीं सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं कि जितनी आवश्यकता है उतना उपयोग कर सकते हैं। तो अब उपयोग को कम नहीं कर सकते तो क्या कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ों का खोज किया जाए, या अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ नई नई चीज़ों का खोज किया जाए। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज जो हमारा है वो क्या है, अ, ऊर्जा संरक्षण, यानी कि ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस किस तरीके से ऊर्जा का संरक्षण किया जाता है। देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग ऊर्जा का संरक्षण क्या कर सकते हैं। पहला तरीका क्या होगा, तो पहला तरीका ये होगा कि हम लोग क्या है कि अपनी खर्च को कम करें। कम करें जैसे कहने का मतलब हुआ कि अगर हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही हम उपयोग करेंगे, तो हम क्या है कि ऊर्जा संसाधन को या किसी भी तरह के जो संसाधन होते हैं उसे हम बचा सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट होगा वो क्या होगा कि ऊर्जा यानी कि संसाधन में ऊर्जा के प्रयोग में मति व्ययता, सॉरी मति मित व्ययिता, क्या लिखा है, मित व्ययिता। ठीक है, ऊर्जा के प्रयोग में, ऊर्जा संरक्षण में जो हमारा पहला होगा वो क्या होगा, ऊर्जा के प्रयोग में, के प्रयोग में मति व्ययिता। ठीक है, मति व्ययिता का मतलब होता है कि जो हमें जितनी आवश्यकता है उतना ही प्रयोग करें, और उसके प्रयोग को क्या है कि कम किया जाए। मति व्ययता का मतलब होता है कि कम प्रयोग करना। ठीक है, उसके प्रयोग में कमी लाना मति व्ययता कहलाता है। तो क्या बताया गया है कि ऊर्जा संकट से बचने के लिए हमें क्या है कि प्रथमतः ऊर्जा के उपयोग में मति व्ययता बरती जाए, और इसके लिए तकनीकी विकास आवश्यक है और नए नए संसाधनों के खोज की आवश्यकता है। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में लिखते हैं कि हम कैसे किसी ऊर्जा के प्रयोग में मति व्ययता ला सकते हैं। तो क्या कर सकते हैं कि सर्वप्रथम अपनी आवश्यकता से ज्यादा ऊर्जा का प्रयोग न किया जाए, न किया जाए। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये होगा कि हम अपनी जो जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा ऊर्जा का प्रयोग न करें।
दूसरा क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि नए नए ऊर्जा के संसाधनों का विकास। ठीक है, तो दूसरा क्या होगा? नए नए ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन का विकास। ठीक है, नया नया ऊर्जा संसाधन हमें मिलेगा, तो उससे भी हम लोग क्या है कि इसकी जो हमारा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है उसकी कम उसमें हम क्या है कमी ला सकते हैं और इसे ज़्यादा लंबे समय तक बचा के रख सकते हैं। फिर बात क्या किया गया है कि अनावश्यक बिजली का उपयोग रोककर ऊर्जा की बचत की जा सकती है। जैसा कि हम कभी कभी देखते हैं कि हमारे घर में हम सो के उठते हैं, हमारा बल्ब जलते रहता है, हमारा पंखा चलते रहता है, कूलर चलते रहता है, तो इन सब चीज़ों से क्या है बचा जाए, जितना उपयोग हो उतना उपयोग करें, उसके बाद क्या है कि उसे बंद कर दें, तो इससे हम अपने ऊर्जा संसाधन को बचा सकते हैं। फिर बात किया गया है दूसरा जो हमें बताया गया है दूसरा तरीका, वो ये है कि ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ठीक है, जैसा कि वो तो हम इसमें भी लिखे हैं, ठीक है, लेकिन ये एक अलग से पॉइंट दिया है, ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। तो हम लोग दूसरा पॉइंट लिखेंगे, ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज। ऊर्जा के नवीन क्षेत्रों की खोज, जिसमें हम लोग क्या है नए नए ऊर्जा के स्रोतों की खोज करेंगे। और ये जो सबसे पहली बार जब इसका शुरुआत किया गया था तो कब किया गया था, जैसा कि बुक में बताया गया है कि इस दिशा में भारत में 1970 के बाद काफ़ी तेजी आई है तथा अनेक नए नए पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस भंडारण का पता लगाया जा चुका है। अरब क्या है कि सागर, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र, राजस्थान क्षेत्र आदि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस के स्रोत प्राप्त हुए हैं और इसके लिए सुदूर संवेदी सूचना प्रणाली का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही दो बात लिखेंगे कि सबसे पहली बात कि इसकी शुरुआत कब की गई भारत में, और कौन कौन से क्षेत्र हैं भारत में जहाँ पर हमें इसके नए नए स्रोत प्राप्त हुए हैं, नए नए क्या है कि पेट्रोलियम खनिजों का भंडारण मिला है। तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, तो 1970 के दशक में। 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसकी 1970 ईस्वी में 1970 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। फिर बात करें तो मतलब इसकी खोज से कौन कौन से नए स्रोत मिले हैं, तो हमें सब जो मिला है वो अरब सागर। ठीक है, अरब सागर, फिर है कृष्णा हम क्या लिख रहे हैं, कृष्णा गोदावरी है, कृष्णा गोदावरी क्षेत्र। फिर है हमारा राजस्थान क्षेत्र आदि में पेट्रोलियम प्राप्त हुए हैं। मतलब ये वो क्षेत्र है जहाँ पर क्या है कि नए नए पेट्रोलियम नए नए जो क्षेत्र हैं तेल निकालने के लिए, या ऐसा समझा जाए कि नया नया हमें क्या है कि तेल का खाद्यान्न मिला है। ठीक है, तो ये कुछ उसके जगह के नाम है जहाँ पर हमें मिला है। और तीसरा जो बात बताया गया है कि ऊर्जा संरक्षण के लिए, वो ये कि ऊर्जा के नवीन विकल्प साधनों का उपयोग। ठीक है, ऊर्जा के नवीन साधनों
का उपयोग, ठीक है, ऊर्जा के नवीन साधनों का उपयोग, जिसमें हम लोग क्या है कि इस बात को जानेंगे कि जो हम नए नए ऊर्जा के स्रोत खोजे हैं तो फिर उसका उपयोग भी तो आना चाहिए, है कि नहीं। तो क्या क्या है, तो इसमें बताया है कि वैकल्पिक ऊर्जा में परंपरागत एवं गैर परंपरागत दोनों ही ऊर्जा सम्मिलित होते हैं और इनमें से कुछ तो सतत नवीकरणीय है तो कुछ समापनीय है। आज वैकल्पिक ऊर्जा में जल विद्युत पवन ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा जैव ऊर्जा भूतापीय ऊर्जा सौर ऊर्जा आदि का विकास कर उपभोग करना शक्ति के संसाधनों को संरक्षित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगी और जीवाश्म ऊर्जा के अत्यधिक उपयोग से प्रदूषण स्वास्थ्य एवं जलवायु परिवर्तन के आशंका प्रबल हो गई है। कहा गया था इसके स्थान पर वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का प्रयोग अपरिहार्य हो गया है। वैकल्पिक साधनों का प्रयोग, जैसा कि हम लोग सभी को पता है कि जो हम पहले से परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं उनको छोड़कर या उनसे हट के गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों का प्रयोग किया जाए तो इससे क्या होगा कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और उसके साथ साथ क्या है कि जो हमारा पर्यावरण तो सुरक्षित ही रहेगा और ये कभी समाप्त होने वाले संसाधन नहीं है। तो इसलिए क्या है कि इसके बारे में बताया कि ऊर्जा के नवीन साधनों का उपयोग करने से हम अपने संसाधनों को बचा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि परंपरागत ऊर्जा, ठीक है, परंपरागत ऊर्जा के परंपरागत ऊर्जा के स्रोत को छोड़कर गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करने पर ऊर्जा संरक्षण किया जा सकता है। अभी समझ में आया कि परंपरागत ऊर्जा के स्रोत जिसमें कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस आता है उसके उपयोग को छोड़कर हम गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत का उपयोग करें, जैसा कि हम बात किए थे किसके बारे में, सौर ऊर्जा के बारे में, पवन ऊर्जा के बारे में, जल विद्युत के बारे में। तो ये सब ऐसे संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं होंगे और ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या है कि सुरक्षित भी है। तो इसलिए इनका प्रयोग पर क्या है ज़्यादा बल दिया गया और इससे हमारा जो ऊर्जा संसाधन है वो संरक्षित भी रहेगा। फिर जो हमारा लास्ट बताया गया है वो ये कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, चौथा हमारा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग ये क्या है, तो देखो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का मतलब होता है कि विश्व स्तर पर ऊर्जा संसाधन के संरक्षण के लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, कुछ संगठन बनाए गए हैं। इसके बारे में जानकारी हमें क्या है कि दिया गया है। क्या दिया गया है कि ऊर्जा संकट से बचने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। विश्व के सभी राष्ट्र आपसी भेदभाव को भूलकर ऊर्जा संकट समाधान हेतु आम सहमति से नीति निर्धारण करे, नहीं तो आने वाले दिनों में यह विश्व के लिए दुखदायी सिद्ध होगा। इसके संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, विश्व व्यापार संगठन WTO और उसके बाद दक्षिण एशियाई 8 देशों का संगठन G8 जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यानी कि अभी जितना भी हमने नाम बताया आपको ये सारे ऐसे संस्थान हैं जो पूरे विश्व लेवल पर क्या है कि हमें इस बात को
मतलब लोगों को समझाने के लिए ये सारे संगठन बनाए गए कि ऊर्जा संसाधन या कोई भी जो संसाधन है वो किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है और उसे किस तरीके से बचा करके रखा जाए ताकि आने वाले भविष्य के लिए भी वह उपयोगी सिद्ध हो। नहीं तो पता चले हम लोग कोयला का उपयोग करके ख़त्म हो गए, आने वाले समय में जो लोग हैं वो ऐसे पढ़ेंगे कि कोयला क्या है कि ऐसा हुआ करता था, काला होता था, मोटा होता था, है कि नहीं, ज़मीन के नीचे से निकाला जाता था। जैसे आज हम लोग डायनासोर के बारे में पढ़ते हैं कि डायनासोर इतना बड़ा होता था, हवा में उड़ता था, पानी में रहता था, ज़मीन पर बड़ा बड़ा होता था। ये सारी बातें, इसलिए क्या है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए इसका संरक्षण आवश्यक है। तो देखो कौन कौन से संगठन हैं जो क्या है कि सहयोग कर रहे हैं। तो जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है उसमें जो सॉरी, पहले तो पूरा नाम लिखते हैं फिर शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे। यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ, पहला है संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, इसको यूएनओ कहते हैं, ठीक है। वैसे इसके बाद जो हमारा दूसरा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन, सॉरी सौ नौ छोटी नौ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, ठीक है, एक्सपोर्टिंग, ठीक, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, कंट्रीज, ये मतलब क्या है कि बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नहीं है, बस है थोड़ा सा लंबा। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसको फुल फॉर्म में लिखते हैं OPEC, OPEC। तो पहला हो गया संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, दूसरा हो गया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज OPEC, और तीसरा हमारा हो गया WTO, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन, विश्व व्यापार संगठन WTO, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको कहते हैं। फिर बात किया जाए तो और दक्षिण एशियाई के 8 और दक्षिण एशियाई के 8 देशों का संगठन, ठीक है, और इसी 8 देशों के संगठन को हिंदी में कहते हैं G8, ठीक है, सॉरी हिंदी में नहीं कहते हैं, बाकी इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं G8। जैसे G8 संस्थाएं, संस्थाएं ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, ठीक। अभी देखो क्या है कि इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन, इतनी सारी संस्थाएं बनाई गई है सिर्फ और सिर्फ किस के लिए, तो ये सारे के सारी संस्थाएं बनाई गई है शक्ति संसाधन को बचाने के लिए। तो आप समझ पा रहे होंगे कि शक्ति संसाधन किसी भी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। बाकी आज हमारा ये चैप्टर क्या है कि समाप्त हो गया, और आप लोग इसका क्या है कि आगे अब क्वेश्चन वगैरह कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में मतलब हम समझते हैं ज़्यादा कुछ नहीं है, सब का सब आपको जो भी पॉइंट हमने एक एक करके लिखा है इसी से आपका बन जाएगा। बाकी आज के लिए इतना ही रखते हैं, और अगले दिन क्या है कि हम लोग नए चैप्टर के साथ मिलेंगे।
तब तक के लिए इतना ही। बाकी आप लोग वीडियो वगैरह को क्या है कि अपने दोस्तों वगैरह को दिखाया करिए, ताकि उनको भी पता चले, और जब लोग देखते हैं ऐसे वीडियो को तो हमें भी अच्छा लगता है, और आगे भी क्या है कि आप लोगों के लिए ऐसे ही क्लास शूट आप लोगों के लिए लाने के लिए प्रोत्साहन मतलब मिलता है। आप समझ पा रहे होंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी अगले दिन